मेरा नाम दिव्या है। मुझे हर हाल में उसे उस जगह से निकालना है, चाहे मुझे 50 लाख देने पड़े या 50 करोड़, या फिर खुद को अंधा और अपाहिज साबित करना पड़े। एक भारी सी आवाज कमरे में गूंजी। एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़का था। लेकिन सर, अगर उस चालाक औरत को हमारे इस खेल के बारे में पता चल गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसके नौकर ने घबराते हुए कहा, तुम इन सब की फिक्र मत करो, हम उसकी आंखों के सामने पैसों का पर्दा डाल देंगे। तुम हमारे जाने की तैयारी करो। मेरा नाम दिव्या है और मैं एक बहुत ही बेबस, गरीब और अनाथ लड़की हूँ। मैं जब 8 साल की थी, जब मेरी माँ की मौत हो गई थी, मैं जब इस दुनिया में अकेली थी, तब मुझे मेरे किसी अपने की ज़रूरत थी, तो मेरे पास कोई नहीं था। मुझे वो काली रात आज भी याद है, जब अस्पताल की बिस्तर पर मेरी माँ ने वो आखिरी सांस ली थी और मैं अपनी माँ के गले से लगकर बहुत रो रही थी। मेरे आंसू उनके ऊपर गिर रहे थे और वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। जब मेरी माँ के अंतिम संस्कार का वक्त आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं फूट फूट कर रो रही थी। तब मेरे चाचा ने मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा था और कहा था कि रो मत मेरी बच्ची, आज से तुम मेरी बच्ची हो। चाचा ने मुझे अपने गले से लगाकर सहारा दिया था और मैं उनके गले से लगकर बहुत रोई थी। मैंने अपने छोटे से दिल को तसल्ली दी थी कि शायद दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है और मुझे एक बाप का साया मिल गया। लेकिन शायद मेरी किस्मत में किसी अपने का प्यार लिखा ही नहीं था। जैसे ही चाचा मुझे अपने घर लेकर गए, चाची ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उनके ऊपर एक बोझ बनने के लिए आई हूँ। उनकी आंखों में छुपी नफरत मुझे इतनी छोटी उम्र में भी नजर आती थी। मेरी चाची का नाम सुशीला था। वो एक बहुत ही बुरी औरत थी। जब मेरे चाचा काम करने के लिए बाहर चले गए और मुझे चाची के पास छोड़ गए, उनके जाने के बाद तो जैसे घर का माहौल भी बदल गया हो। वो घर जो कुछ दिन पहले मेरे लिए एक सहारा बना था, वो अब मुझे कैद खाना लग रहा था। इधर आओ मनहूस लड़की, वहां क्या खड़ी हो? मैं उनके पास गई थी कि तभी उन्होंने मेरे हाथ में झाड़ू दे दिया और बोली, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी तुम्हें। चलो जल्दी से चुपचाप काम पर लग जाओ। चाचा की अपनी खुद की 3 बेटी थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम अंजलि, दूसरी का नाम नैना और तीसरी का नाम आरोही था। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अपनी बच्चों की हर जिद पूरी करती थी। और वो अपनी बेटियों के फटे पुराने कपड़े मुझे पहनने के लिए दे दिया करती थी। और मेरा कमरा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। ठंड में वहां से बहुत तेज ठंडी हवा आती थी। ये लो, पहन लो इन्हें, वरना नंगे पैर और फटे हुए कपड़े पहनकर घूमोगी। एहसान मानो मेरा कि तुम्हें पहनने के लिए कपड़े दे रही हूँ। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का एक पुराना सा सूट मुझे दे दिया। मैंने वो कपड़े चुपचाप लिए और अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगी। चाची मुझे 100 बार अपने एहसान का ताना मारती थी और मुझे अनाथ होने का एहसास करवाती थी। सुबह 5 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं उस घर का कोना कोना चमकाती, किचन के गंदे बर्तन धोना, वहाँ की सफाई करना और चाची उनके बच्चों के लिए खाना बनाना, ये मेरा रोज का काम था। मैं सारा दिन उनके बच्चों के आगे पीछे घूमती रहती थी और मुझसे किसी नौकरानी की तरह वो अपने काम करवाती रहती थी। दिव्या, मेरे जूते पॉलिश कर दो और जल्दी करना, मुझे कॉलेज जाना है। चाची की बड़ी बेटी ने मेरे ऊपर हुक्म चलाते हुए कहा और वो खुद सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। वो मुझसे हमेशा चिड़चिड़ाती रहती थी। दिव्या, मेरे लिए ठंडा पानी लाओ और अगर ग्लास साफ नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे मुंह पर ग्लास फेंक कर मारूंगी। मैं सारा दिन मशीन की तरह घर के काम करती थी। चाची और उनकी बेटियां महारानियों की तरह बैठी रहती थी और मुझसे कहती थी कि तुम्हारी वजह से इस घर की रौनक खत्म हो गई, तुम एक मनहूस लड़की हो। उनकी बातें और ताने मेरे दिल को हर रोज थोड़ा और तोड़ देते थे। मैं बाहर से चुप रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रोती थी। मुझे हर पल अपने माँ बाप की याद आती थी और ऐसा लगता था जैसे उनके जाने के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जिस घर में मुझे सहारा मिलना चाहिए था, उसी घर में मुझसे नौकरों की तरह काम करवाया जाता था। सुबह से लेकर रात तक मैं बस काम में लगी रहती थी। कभी झाड़ू लगाना, कभी बर्तन मांजना, कभी कपड़े धोना, कभी रसोई में खड़े होकर घंटों काम करना। यही मेरी जिंदगी बन गई थी। मेरे लिए उस घर में कोई अपनापन नहीं था, न प्यार था, न दया थी। बस आदेश थे, डांट थी और अपमान था। मैं कई बार सोचती थी कि क्या सच में मैं इंसान हूं भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह मेरे साथ व्यवहार किया जाता था, उससे तो ऐसा लगता था जैसे मैं इस घर की सदस्य नहीं, बल्कि कोई बंधी हुई मजदूर हूँ, जिसे सिर्फ काम के लिए जिंदा रखा गया है। एक दिन की बात है, चाची बहुत हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी।
मैं उस समय किचन में खड़ी होकर काम कर रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी जो मैं अपने लिए कभी नहीं सुनती थी। उन्होंने इस तरह हंसते हुए देखकर ही मैं समझ गई थी कि ज़रूर चाचा का फ़ोन होगा, क्योंकि वो जब भी चाचा जी से बात करती थी तभी उनकी आवाज़ इतनी मीठी हो जाती थी। फ़ोन स्पीकर पर था, इसलिए किचन तक उनकी सारी बातें साफ सुनाई दे रही थी। मेरा हाथ काम कर रहा था, लेकिन ध्यान पूरा उनकी बातों पर लगा हुआ था। तभी मैंने सुना कि चाचा ने मेरे बारे में पूछा कि दिव्या कहाँ है। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे लगा शायद आज मुझे मौका मिल जाएगा, शायद आज मैं दौड़कर फ़ोन के पास जाऊं और रोते हुए चाचा को सब सच बता दूं कि उनके पीछे इस घर में मेरे साथ क्या होता है। मैं उन्हें बता दूं कि उनकी पत्नी मुझे कैसे तानों और जिल्लत में जीने पर मजबूर करती है। मैं ये भी बता दूं कि उनके बच्चे मुझे कैसे नीचा दिखाते हैं, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरी बंद जुबान को आवाज़ मिल जाएगी, लेकिन तभी चाची ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि दिव्या तो बराबर में अपनी सहेली के घर गई हुई है और यहाँ बहुत खुश है। आप उसकी ज़रा भी फिक्र मत करिए, मैं उसका ख्याल अपनी बेटी से भी ज़्यादा रखती हूँ। उनके मुंह से ये झूठ सुनकर मेरे हाथ सुन पड़ गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतनी आसानी से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। जिस औरत ने मुझे कभी बेटी की तरह देखा तक नहीं, वो चाचा से कह रही थी कि वो मेरा ख्याल अपनी बेटी से ज़्यादा रखती है। उस पल मेरे अंदर बहुत कुछ टूट गया। मेरा मन किया कि मैं दौड़ कर जाऊं और फ़ोन छीनकर चाचा से कह दूं कि नहीं चाचा, ये सब झूठ है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ, मुझे बचा लीजिए। लेकिन तभी चाची ने मेरी तरफ घूर कर देखा। उनकी आंखों में चेतावनी थी। उन्होंने हल्के से इशारा किया कि मैं वहीं रुक जाऊं और एक शब्द भी ना बोलूं। उनका वो इशारा मेरे लिए किसी धमकी से कम नहीं था। मुझे तुरंत याद आ गया कि अगर मैंने एक शब्द भी कहा तो रात को मुझे बुरी तरह मारा जाएगा और शायद 2 दिन तक खाना भी नहीं मिलेगा। डर ने मेरी आवाज़ को फिर से कैद कर लिया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। मैं बस वहीं खड़ी रही, जैसे मेरे पैरों में जान ही न हो। फ़ोन कटने के बाद भी मेरे कानों में वही झूठ गूंजता रहा। मुझे बहुत रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने पर भारी पत्थर रखकर चला गया हो। मैं सोच रही थी कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरी हालत ऐसी होती? क्या कोई मुझे इस तरह अपमानित कर पाता? क्या मुझे अपने ही घर में पराया और बेबस होकर जीना पड़ता? मैंने कई बार चुपके से रोते हुए आसमान की तरफ देखा था, जैसे मेरे माँ बाप मुझे कहीं से देख रहे हों और मेरे दर्द को समझ रहे हों। लेकिन मेरे आंसू पोंछने वाला वहाँ कोई नहीं था। मेरे हिस्से में सिर्फ चुप्पी थी और सहना था। दिन बीतते जा रहे थे और मैं धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। थोड़ा सा काम करते ही हाथ कांपने लगते थे। कई बार झुकते हुए कमर में दर्द उठता था और सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूल जाती थी। खाने को ठीक से कुछ मिलता नहीं था और काम इतना ज़्यादा कराया जाता था कि शरीर जवाब देने लगा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरी कमज़ोरी के बावजूद मेरी शक्ल और निखरती जा रही थी। मेरी त्वचा साफ होती जा रही थी और चेहरे पर एक अलग सी चमक आने लगी थी। शायद दुख इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन कभी कभी उसी दुख में चेहरा और भी मासूम और खूबसूरत लगने लगता है। मैं इस बदलाव को खुद भी महसूस करती थी, लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि उस घर में मेरी खूबसूरती भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल होने लगी थी। चाची की बेटियां मुझे पहले ही पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब उनके मन में मेरे लिए जलन और बढ़ गई थी। वो मुझे देखकर चिढ़ती थी, जैसे मैंने उनसे कुछ छीन लिया हो। उनकी नज़रों में मैं हमेशा एक बोझ थी, लेकिन अब मैं उन्हें अपनी खूबसूरती की वजह से भी खटकने लगी थी। वो मुझे देखकर ताने मारती और हर बात में कमी निकालती। मैं कोशिश करती थी कि उनकी आंखों के सामने कम जाऊं, कम बोलूं, कम दिखूं, ताकि वो मुझ पर ध्यान ही न दे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता था। उन्हें मेरी हर बात से चिढ़ थी, मेरे चुप रहने से भी और मेरे काम करने से भी। एक दिन अंजलि ने मुझे पास बुलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान मुझे शुरू से ही नकली लगी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ताने भरे अंदाज में कहा, क्या बात है दिव्या, तुम तो दिन पर दिन बहुत गोरी होती जा रही हो। कौन सी क्रीम लगाती हो, जरा हमें भी तो बताओ। उसकी आवाज़ में तारीफ नहीं थी बल्कि जलन थी। मैं समझ गई थी कि वो मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं घबरा गई और धीरे से कहा कि दीदी, मैं कुछ भी नहीं लगाती, मेरे पास तो एक साबुन खरीदने तक के पैसे नहीं है। मैंने सच ही तो कहा था
क्योंकि मेरे पास सचमुच अपने लिए कुछ खरीदने की हैसियत नहीं थी। मैं जो थी जैसी थी बस वैसी ही जी रही थी। लेकिन मेरी ये बात सुनकर अंजलि और भड़क गई। उसने अचानक मेरे चेहरे को जोर से नोचते हुए फिर पूछा कि तुम मुझे जवाब दोगी? उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी तेज थी कि मेरे गाल में जलन होने लगी। मैं डर गई और कुछ बोल भी नहीं पाई। मैंने बस इतना कहा कि नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी और गुस्से से कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद को मुझसे ज्यादा खूबसूरत समझो। इतना कहकर उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ सिर्फ मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे आत्मसम्मान पर भी पड़ा था। मेरा सर एक तरफ झटक गया। मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़े। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि मेरी गलती क्या थी। क्या सिर्फ इतना कि मैं चुप थी? क्या सिर्फ इतना कि मैं बिना किसी क्रीम के भी गोरी दिख रही थी? क्या सिर्फ इतना कि मैं उनकी तरह नहीं थी? उस एक थप्पड़ ने मुझे फिर याद दिला दिया कि इस घर में मेरा अस्तित्व सिर्फ अपमान सहने के लिए है। अंजलि मुझे दो चार बातें सुनाकर वहां से चली गई, लेकिन मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरे गालों में जलन थी और दिल में दर्द। मैं रोती रही, लेकिन आवाज दबाकर, ताकि कोई फिर से मुझे रोने पर भी ताना न दे। उस समय मुझे लगा कि मेरी खूबसूरती भी अब मेरे लिए एक सजा बन चुकी है। पहले मैं सोचती थी कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ अच्छा दिया है तो शायद वो मेरे दुखों में एक छोटी सी राहत होगी। लेकिन अब लगने लगा था कि यही खूबसूरती मेरे लिए नई मुसीबत बन गई है। लोग मेरे दर्द को नहीं देखते थे, बस मेरा चेहरा देखते थे और उसी से जलते थे। किसी को ये नहीं दिखता था कि ये चेहरा दिन रात अपमान सहते सहते कितना थक गया है। किसी को ये नहीं दिखता था कि इस चेहरे के पीछे एक डरी हुई टूटी हुई लड़की है जो बस थोड़ा सा प्यार और सुरक्षा चाहती है। मैं अक्सर आईने में खुद को देखने से भी डरने लगी थी। मुझे लगता था कि अगर मैं खुद को देखूंगी तो शायद मुझे भी अपने ही चेहरे से नफरत होने लगेगी, क्योंकि उसी चेहरे की वजह से लोग मुझे और सताते हैं। मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल साधारण दिखूं, ताकि कोई मुझ पर ध्यान न दे, कोई मुझसे ना जले, कोई मुझे ताने न मारे। लेकिन इंसान अपनी शक्ल तो बदल नहीं सकता। मैं बस अपने आंचल से चेहरा ढककर रहती थी और कोशिश करती थी कि नजरें नीचे ही रहें। फिर भी कभी मेरी चाल, कभी मेरी त्वचा, कभी मेरे बाल किसी न किसी की जलन का कारण बन जाते थे। उन दिनों मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं खुद को धीरे धीरे खोती जा रही थी। मेरे अंदर की हंसी खत्म हो चुकी थी। सपने जैसे किसी ने मुझसे छीन लिए थे। मैं अब आने वाले कल के बारे में सोचती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा आज ही इतना भारी था कि उससे बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं बचती थी। हर दिन मेरे लिए एक नई परीक्षा जैसा होता था। सुबह आँख खुलते ही डर शुरू हो जाता कि आज क्या सुनना पड़ेगा, आज कौन अपमानित करेगा, आज किस बात पर डांट पड़ेगी। और रात तक शरीर और मन दोनों इतने थक जाते थे कि रोने की भी ताकत नहीं बचती थी। फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी, बहुत कमजोर सी लेकिन थी। शायद यही उम्मीद मुझे टूटकर बिखरने से बचाए हुए थी। मैं मन ही मन सोचती थी कि एक दिन ये सब खत्म होगा। एक दिन कोई तो होगा जो मेरी चुप्पी को समझेगा। एक दिन सच सामने जरूर आएगा और मुझे जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वो दिन कब आएगा ये मुझे नहीं पता था। और फिर एक दिन सुबह से ही घर का माहौल कुछ अलग था। हर तरफ भागदौड़ थी, आवाजें थीं, बर्तनों की खनखनाहट थी और चाची के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी साफ दिखाई दे रही थी। मैं सुबह से ही काम में लगी हुई थी, लेकिन उस दिन की हलचल देखकर मुझे समझ आ गया था कि घर में कोई खास बात है। थोड़ी देर के बाद चाची तेज कदमों से मेरे पास आई और सख्त आवाज में बोली कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज घर का सारा काम बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अभी तुरंत किचन में जाओ और खाना बनाने की तैयारी करो, क्योंकि आज अंजलि को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके चेहरे पर आदेश था, प्यार या अपनापन बिल्कुल नहीं था। इतना कहकर उन्होंने मुझे वहां से हटा दिया और खुद अंजलि के कमरे की तरफ चली गई, जहां शायद उसे तैयार कराने में लग गई थी। मैं चुपचाप किचन में चली गई और पूरे मन से काम में जुट गई। सुबह से दोपहर कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं रसोई में खड़ी होकर एक के बाद एक पकवान बनाती रही। मैंने सोचा कि अगर आज सब कुछ अच्छा हो गया, अगर खाने में कोई कमी नहीं रही, अगर चाची को शिकायत का मौका नहीं मिला, तो शायद आज मुझे डांट नहीं पड़ेगी। शायद आज का दिन बिना अपमान और बिना मार के निकल जाए। इसी उम्मीद में मैं अपने हाथों की परवाह किए बिना काम करती रही। गर्म बर्तनों से उंगलियां जल रही थी, माथे पर पसीना था, कपड़ों पर आटा, मसाले और तेल के छींटे पड़े हुए थे। लेकिन मैं बस लगी रही कि सब कुछ ठीक हो जाए।
मैंने घर में जितने भी अच्छे खाने बन सकते थे, सब बनाने की कोशिश की। सब्जी, पूरी, मिठाई, नमकीन, रायता और यहाँ तक चाय की तैयारी मैंने मन लगाकर कर दी थी। मुझे लगा था कि मेहमान आने में अभी थोड़ा समय है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार चाची को बुलाकर पूछ लूँ कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, ताकि बाद में कोई गलती निकालने पर सारा दोष मुझ पर न डाल दिया जाए। मैं बिना ये जाने कि मेहमान समय से पहले आ चुके हैं, उसी हालत में हॉल की तरफ चल पड़ी। मेरे कपड़े गंदे थे, हाथों पर मसालों के निशान थे, बाल बंधे तो थे, लेकिन कुछ लटें चेहरे पर चिपक गई थी और मैं पूरी तरह काम वाली हालत में थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही मैं हॉल में पहुंचूंगी, वहां सामने लड़के वाले बैठे मिलेंगे। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, मैं एकदम ठिठक गई। सामने कई लोग बैठे हुए थे, कुछ औरतें थी, एक उम्रदराज आदमी था और एक दो नौजवान भी थे, और बीच में अंजलि सजी धजी सर झुकाए बैठी थी। मेरी हालत देखकर मैं घबरा गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। मैंने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन मेहमानों में से एक औरत ने मुझे देख लिया। उसने मुझे गौर से देखा और फिर प्यार से बोली, अरे अरे बेटा, इधर आओ, कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ में अपनापन था, ऐसा अपनापन जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। लेकिन उसके इतना कहते ही चाची के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत बनावटी हंसी के साथ कहा, अरे बहन, आप इसे क्यों बुला रही हैं? उनकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन वो औरत मेरी तरफ देखती रही। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद मेरी सादगी, मेरा मासूम चेहरा और मेरी घबराहट सब कुछ एक साथ पढ़ लिया था। फिर उसने पूछा कि ये प्यारी सी बच्ची कौन है? चाची ने बिना एक पल गवाए झूठ बोल दिया कि ये लड़की अनाथ है, हमारे मोहल्ले की है। हमें इस पर तरस आ गया तो हमने इसे अपने घर में रख लिया। चाची ने इतनी आसानी से मुझे अपने ही घर में पराया और बेबस बताकर जैसे मेरे अस्तित्व को एक झटके में छोटा कर दिया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मुझे दुख हुआ, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। मुझे आदत थी कि मेरे बारे में झूठ बोला जाए, मुझे छोटा दिखाया जाए, मुझे पराया बताया जाए। पर उस दिन जो आगे हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली कि हमें ये लड़की बहुत पसंद है, ये बहुत खूबसूरत है। हम तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहते थे। फिर उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अनाथ है तो क्या हुआ, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस अपने बेटे के लिए एक सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। उसकी बातें सुनते ही वहां जैसे कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मुझे लगा कि जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या सच में वो लोग मेरे लिए रिश्ता मांग रहे थे? क्या किसी ने पहली बार मुझे तिरस्कार से नहीं बल्कि पसंद की नज़र से देखा था? मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मगर उसी पल मैंने चाची के चेहरे की तरफ देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। उनकी आंखों में आग उतर आई थी। वो बात जो किसी और लड़की के लिए खुशी की हो सकती थी, उनके लिए अपमान बन गई थी, क्योंकि उनके सामने उनकी अपनी बेटी को छोड़कर मुझे पसंद किया गया था। चाची अचानक फट पड़ी। उन्होंने तेज आवाज में उन लोगों से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे घर मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, मेरी बेइज्जती करने नहीं। आप मेरी बेटी को ठुकराकर इस नौकरानी के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? उनकी आवाज इतनी तेज और अपमान से भरी हुई थी कि मैं कांप गई। उन्होंने उन लोगों को बहुत बुरा भला कहा और ऐसी बेइज्जती की कि वो लोग सक पकाकर उठ गए। जो औरत कुछ देर पहले मुझे प्यार से बुला रही थी, उसके चेहरे पर अब दुख और असहजता थी। शायद उसे समझ आ गया था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो लोग कुछ बिना कहे वहां से चले गए। अंजलि का चेहरा अपमान और जलन से तमतमा रहा था और चाची के अंदर का सारा जहर अब पूरी तरह बाहर आने को तैयार था। उन लोगों के जाते ही घर का माहौल बदल गया। अभी तक जो बनावटी शांति थी वो खत्म हो गई। अब पूरे घर में सिर्फ डर था, गुस्सा था और आने वाले तूफान की आहट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा। मैं वहीं एक कोने में सिमट कर खड़ी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानती थी कि चाची ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं जानती थी कि उनके गुस्से का सारा बोझ अब मुझ पर ही टूटेगा। और फिर वही हुआ। जैसे ही मेहमान बाहर गए, चाची गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी। उनके चेहरे पर इतनी नफरत थी कि मैं उनकी आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। उन्होंने आते ही मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। वो कहने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तूने जानबूझकर खुद को दिखाया ताकि मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाए। तू चाहती क्या है?
तू मेरे ही घर में मेरी बेटी की दुश्मन बन गई है। मैं बार बार रोते हुए कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया चाची, मुझे नहीं पता था कि मेहमान आ चुके हैं। मैं तो बस आपसे पूछने आई थी कि खाने में कहीं कोई कमी तो नहीं। लेकिन मेरी एक भी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। चाची ने गुस्से में पास रखा लकड़ी का मोटा डंडा उठा लिया और बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर बरस पड़ी। पहला वार इतना तेज था कि मेरी चीख निकल गई। मुझे लगा जैसे मेरी पेट टूट गई हो। उसके बाद तो जैसे वो रुकी ही नहीं। वो मुझे लगातार मारती रही, कभी पीठ पर, कभी कंधे पर, कभी बाजुओं पर। मैं बचने की कोशिश करती रही, हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनके कानों पर मेरी आवाज का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे दर्द से नहीं, बल्कि मेरी तड़प से सुकून मिल रहा हो। मेरे कपड़े फटने लगे, बदन पर लाल और नीले निशान पड़ते गए और कुछ ही देर में कई जगह से खून भी निकलने लगा। मैं दर्द से कर्राते हुए जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने तब भी मारना बंद नहीं किया। वो तब तक मुझे पीटती रहीं जब तक उनके हाथ थक नहीं गए। मैं ठंडे फर्श पर पड़ी हुई तड़प रही थी। मेरी सांसें टूट रही थी, शरीर कांप रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मगर उन्हें मेरी उस हालत पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उस रात न मुझे दवा मिली, न पानी, न खाना, न कोई मरहम। मैं उसी ठंडे फर्श पर पड़ी रही। बदन का हर हिस्सा दुख रहा था, कपड़े फटे हुए थे और जहां जहां चोट लगी थी वहां जलन और दर्द एक साथ उठ रहा था। मैं रोते रोते उनसे माफी मांगती रही। मैं बार बार कहती रही कि चाची, मुझे सच में नहीं पता था कि मेहमान जल्दी आ गए हैं। मैं तो बस आपसे पूछने आई थी कि कहीं खाने में कोई कमी तो नहीं। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने जैसे तय कर लिया था कि चाहे मेरी गलती हो या ना हो, सजा मुझे ही मिलेगी। मैं पूरी रात वहीं पड़ी रही, दर्द से तड़पती हुई रोती रही, अपने माँ बाप को याद करती हुई। उस रात मुझे पहली बार सच में महसूस हुआ कि इस घर में मेरी जान की भी कोई कीमत नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यह एहसास किसी भी मार से ज्यादा दर्द देने वाला था। मैं वहीं जमीन पर पड़ी हुई दर्द से तड़प रही थी और मुझसे ये कहने वाला भी कोई नहीं था कि चुप हो जाओ और पानी पी लो। मैं रो रही थी। थोड़ी देर बाद चाची मेरे पास आई और मेरे ऊपर पानी का छींटा मारते हुए बोली, उठ जा लड़की, ज्यादा ड्रामे मत कर और मेरे साथ बाजार चल, मुझे कुछ सामान लेकर आना है। मैंने सोचा कि चाची से मना कर दूं। चाची, मैं नहीं जा सकती, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मगर मुझे डर था कि कहीं वो मुझे फिर से मारना शुरू ना कर दे, इसलिए मैं चुपचाप उनके साथ चली गई। मैं बाजार चली गई। मैं चाची के साथ जा रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां पर कोई मुझे देखने आया है और कोई मुझे इस नरक से निकाल कर ले जाने वाला है। चाची ने सामान लिया और फिर हम घर वापस आ गए। मेरे पैर चल चलकर सूज गए थे और मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपने उसी कमरे में जाकर लेट गई। मेरे शरीर में इतना दर्द था कि मैं फर्श पर ही लेट गई और रोते रोते सो गई। मैं अभी सोई ही थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि मैं डरकर उठकर बैठ गई। सामने चाची खड़ी थी। वो मुझसे बोली कि अपना मुंह धो ले और चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरी आज शादी है। उनके हाथ में एक लाल रंग का लहंगा था। उन्होंने वो लहंगा मुझे दिया। मैं हैरान हो गई। मैं उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, शादी और मेरी, ये आप क्या कह रही हैं चाची? शादी तो अंजलि दीदी की थी ना, और रिश्ता भी उन्हीं के लिए आया था। मेरी शादी कैसे हो सकती है? मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी पीछे से जोर जोर से हंसते हुए अंजलि आ गई और वो बोली, वाह माँ, क्या सौदा किया है आपने, पूरे 50 लाख में। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि हमें इस मनहूस के 50 लाख मिलेंगे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, अंजलि दीदी, 50 लाख का सौदा? क्या कह रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं? तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, हम तुझे एक अंधे आदमी को बेच रहे हैं। वो तेरी इस खूबसूरती के हमें पूरे 50 लाख रुपए देगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सही कह रही हूँ, तेरी शादी अब उसी अंधे आदमी के साथ होगी जो तुझे रोज मारेगा, पीटेगा और तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा। ये कहते हुए अंजलि जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी, जैसे किसी को मेरे दर्द से खुशी मिल रही हो। मैं डर से कांप रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा है या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ।
मैं तुरंत चाची के पैरों में गिर गई और उनके पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। चाची प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे मत बेचिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। मैं सुबह से लेकर रात तक काम करूंगी। मैं कभी किसी बात की शिकायत नहीं करूंगी। बस मुझे किसी अजनबी आदमी को मत बेचिए। मेरी आवाज रोते रोते टूट रही थी। मेरी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन चाची के चेहरे पर जरा सा भी रहम नहीं था। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत और गुस्सा था। उन्होंने झटके से मेरा हाथ अपने पैरों से हटाया और गुस्से से बोली कि बस बहुत हो गया, अब ये रोने धोने का नाटक बंद कर दे। मैं तुझे इस घर में अब एक दिन भी और नहीं रखना चाहती। तेरी वजह से मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो रही है। जब भी कोई रिश्ता आता है तो लोग तुझे देखकर तेरी तारीफ करने लगते हैं और मेरी बेटियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तू मेरे लिए एक अपशगुन बन चुकी है। तू मेरे घर पर एक काला साया है और मैं अब इस साये को अपने घर और अपनी बेटियों की किस्मत पर नहीं पड़ने दूंगी। इतना कहकर उन्होंने वो लाल रंग का भारी लहंगा मेरे हाथों में दे दिया। वो लहंगा मेरे हाथों में किसी खुशी की निशानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा जैसा लग रहा था। फिर चाची बिना मेरी तरफ देखे कमरे से बाहर चली गई और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस समय मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। मुझे उनकी बातें याद आ रही थी, उनका प्यार याद आ रहा था और मैं सोच रही थी अगर आज वो जिंदा होते तो शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ और कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। उस वक्त मुझे एक कड़वा सच समझ में आ गया था कि इस दुनिया में हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कई लोग पैसे के लिए अपने ही खून के रिश्ते को भी बेच देते हैं और उन्हें ज़रा सा भी पछतावा नहीं होता। मैं रोते रोते ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि है ऊपर वाले, अगर आप सच में कहीं हो तो मुझे इस मुसीबत से बचा लो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं बार बार यही कह रही थी कि मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, मुझे किसी अजनबी के हाथ मत बेचने दो, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ मेरी सिसकियाँ गूंज रही थी। कुछ देर के बाद रोते रोते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मेरी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ गई। मैं चुपचाप वहीं बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे और मेरा दिल डर से कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। तेज रोशनी कमरे के अंदर आई और मैं डर कर उठकर बैठ गई। सामने चाची खड़ी थी, उनके चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और मुझे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी अंधे कुएं की तरफ धकेला जा रहा है। उन्होंने मुझे हॉल में ले जाकर एक सोफे पर बैठा दिया। वहां पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था और सबकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। उन लोगों के बीच में वही आदमी बैठा था जिससे मेरी शादी की बात हो रही थी। वो आदमी देखने में थोड़ा डरावना लग रहा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और उसकी आंखों पर काले रंग का चश्मा लगा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सच में देख नहीं सकता था। उसका चेहरा सख्त था और वो बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। उसके साथ आए लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हूँ जिसका सौदा किया जा रहा है। उस पल मेरा दिल डर और बेबसी से भर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने अंधेरे में डूबती जा रही है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस ये चाहती थी कि किसी तरह वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पास भागने की भी कोई जगह नहीं थी और हिम्मत भी जैसे मेरे शरीर से निकल चुकी थी। मैं रोते हुए चाची का हाथ पकड़कर उनके पैरों के पास झुक गई और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि चाची, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मैं उस आदमी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। मेरे ऊपर रहम कीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं पूरी उम्र आपकी गुलामी कर लूंगी, लेकिन मुझे इस तरह मत बेचिए। मेरे मुंह से ये शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे और मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे सीने के अंदर कोई तूफान बंद हो गया हो। लेकिन चाची के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। उन्होंने मेरा हाथ झटककर खुद को मुझसे अलग किया और गुस्से भरी आवाज में वकील साहब से कहने लगी कि जल्दी कीजिए, कागज निकालिए और इससे अभी के अभी सिग्नेचर करवा लीजिए। मेरे पास फालतू समय नहीं है। उनकी आवाज इतनी सख्त थी कि कमरे में बैठे बाकी लोग भी चुप हो गए। वकील साहब धीरे धीरे मेरे सामने आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूरी थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मेरी हालत पर दया तो आ रही थी, लेकिन वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।
उन्होंने बहुत धीमे और दबे स्वर में मुझसे पूछा कि क्या तुम इस आदमी से शादी करना चाहती हो? उनका सवाल सुनते ही मेरे अंदर दबा हुआ सारा डर और दर्द एक चीख बनकर बाहर आ गया। मैंने जोर से कहा कि नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि जिसका सौदा किया जाए। मैं इंसान हूँ, मेरी भी इच्छा है, मेरा भी दिल है और मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसमें दर्द के साथ एक आखिरी विरोध भी था, जैसे मैं अपनी बची हुई पहचान को आखिरी बार बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे इतना कहते ही चाची का चेहरा और भयानक हो गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा सर झटके से एक तरफ मुड़ गया और मेरे होंठ फट गए, मुंह से खून निकल गया। मेरी आंखों के आगे कुछ पल के लिए अंधेरा सा छा गया और कमरे में ऐसा सन्नाटा हो गया जैसे सब लोग मेरी आवाज़ नहीं बल्कि मेरी हार देख रहे हों। मैं वहीं बैठी रोती रही। मेरे आंसू लगातार गिरते जा रहे थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर ये तक नहीं कहा कि बस अब रहने भी दो। मुझे पहली बार इतनी गहराई से महसूस हुआ कि उस कमरे में मैं अकेली थी, बहुत अकेली। चाची ने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि मुझे लगा मेरी हड्डी चटक जाएगी। उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में पेन पकड़ा दिया। मेरा हाथ कांप रहा था, उंगलियों में ताकत नहीं थी, आंखों के सामने धुंधलापन था, लेकिन उन्होंने मेरी कलाई को कागज पर रखकर दबाव बनाया और मुझसे सिग्नेचर करवा लिए। हर सिग्नेचर के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीते जी मेरे जीवन पर किसी और का नाम लिखा जा रहा हो, जैसे मैं अपने ही सपनों, अपने ही बचपन, अपनी ही आज़ादी को अपने हाथों से दफना रही हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डर, दर्द और बेबसी ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मेरे सामने बैठा वो अंधा आदमी पूरे समय चुप था। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे कमरे में जो कुछ हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना ही ना हो। उसके चेहरे पर ना कोई अफसोस था, ना कोई सवाल, ना कोई बेचैनी। वो बस चुप बैठा रहा। उसके काले चश्मे और हाथ में पकड़ी छड़ी को देखकर मेरे मन में और डर बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे के हवाले की जा रही हूँ जिसका कोई अंत ही नहीं होगा। वकील साहब फिर उसके पास गए और उसके हाथ में पेन थमाते हुए धीमे स्वर में बोले कि अब आप सिग्नेचर कर दीजिए। वो आदमी बिना कुछ बोले कागज पर झुक गया और उसने भी सिग्नेचर कर दिए। उसकी उंगलियां कागज पर बहुत आराम से चल रही थी, जैसे उसके लिए ये सब एक मामूली काम हो, जबकि मेरी दुनिया उसी पल बिखरकर खत्म हो रही थी। उन कागजों पर लिखी स्याही मेरे लिए किसी फांसी के हुक्म से कम नहीं थी और मैं बस आंसुओं में डूबी ये सोचती रह गई कि क्या सच में इस दुनिया में किसी लड़के की जिंदगी की कीमत सिर्फ पैसों से लगाई जा सकती है। फिर उस अंधे आदमी ने सिग्नेचर के बाद भी वो बिल्कुल चुपचाप वैसा ही बैठा रहा, जैसे कमरे में हो रही किसी भी बात से उसका कोई लेना देना ही न हो। मैं उसे लगातार देख रही थी और मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि जब सब लोग बोल रहे हैं, जब मेरी चाची मेरे ऊपर इतने जुल्म कर रही है, जब मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बिना किया जा रहा है, तब ये आदमी एक बार भी क्यों नहीं बोल रहा। उसके मुंह से अब तक एक शब्द भी नहीं निकला था और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसकी ये खामोशी बेरुखी थी, मजबूरी थी या उसके स्वभाव का हिस्सा थी, लेकिन उस समय मेरे लिए उसकी चुप्पी भी किसी सजा से कम नहीं लग रही थी। जैसे मैं किसी ऐसे अजनबी के हवाले की जा रही थी जो मुझे देख भी नहीं सकता था और शायद समझना भी नहीं चाहता था। उसके सिग्नेचर होते ही चाची के चेहरे पर अचानक खुशी की एक अजीब चमक आ गई, जैसे उन्हें मेरी जिंदगी नहीं बल्कि कोई कीमती सामान मिल गया हो। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और लालच से भरी आवाज में कहा कि अब ये लड़की आपकी है, लाइए हमारे बीच जो सौदा हुआ था उसे पूरा कीजिए, मुझे मेरे पैसे दीजिए। उनके ये शब्द सुनकर मेरा दिल फिर से अंदर तक कांप गया। मैं लड़की नहीं, जैसे मैं कोई चीज थी, कोई सामान थी, कोई जानवर थी जिसका मोलभाव हुआ हो और अब सौदा पूरा हो रहा हो। इतना सुनते ही उस आदमी ने बिना कुछ कहे अपने नौकर की तरफ हल्का सा इशारा किया। उसका नौकर तुरंत आगे बढ़ा और एक भारी सा बैग उठाकर लाया। फिर उसने बहुत सावधानी से वो बैग टेबल पर रख दिया। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबकी निगाहें उसी बैग पर जाकर ठहर गई हों। चाची की आंखें उस बैग पर ऐसे टिक गईं जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। उन्होंने जल्दी से बैग खोला और जैसे ही अंदर नोटों की गड्डियां देखी, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आंखों में लालच साफ चमक रहा था। वो एकदम उस बैग पर झपट पड़ी जैसे किसी भूखे को पहली बार खाना मिला हो। वो नोटों को दोनों हाथों से छू छू कर देख रही थी, कभी उन्हें उलटती, कभी सीधा करती, कभी अपने पास खींच लेती, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था
कि इतने पैसे सच में उनके सामने पड़े हैं। मैं वहीं बैठी ये सब देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन नोटों के बीच कहीं मेरी सांसें भी बंद होकर रख दी गई हों। तभी अंजलि भी तेजी से वहां आई और उसने पैसों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन चाची ने फौरन उसका हाथ पीछे धकेलते हुए कहा, तुम सीधी खड़ी रहो लड़की, मुझे देखने दो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। उनके स्वर में ऐसा लालच था कि उस समय उन्हें अपनी बेटी भी याद नहीं रही, उन्हें सिर्फ पैसे दिख रहे थे और कुछ नहीं। मैं ये देखकर और भी टूट गई, क्योंकि उस पल मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि उन्होंने सच में मुझे बेच दिया है और अब उनके लिए मेरी कोई कीमत नहीं बची थी। थोड़ी देर तक पैसों को बार बार देखने के बाद चाची ने बैग बंद किया, उसे कसकर पकड़ा और जल्दी से अंदर जाकर रखाई। जब वो वापस लौटी तो उनके चेहरे पर अब राहत थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और इतनी बेरुखी से बोली कि दिव्या, अपना सारा सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। बहुत मुश्किल से मेरा पीछा तुमसे छूटा है, अब मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। उनके शब्द इतने ठंडे और कठोर थे कि कुछ पल के लिए मैं समझ ही नहीं पाई कि यही वही घर है जहां मैंने इतने साल रोते हुए काटे थे, जहां मुझे कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं उसी को अपना आखिरी सहारा समझती रही थी। अब वही घर मुझे यूं बाहर फेंक रहा था जैसे मैं कभी इस घर का हिस्सा थी ही नहीं। मेरे भीतर दुख था, दर्द था, अपमान था, लेकिन पता नहीं क्यों उस पल एक हल्की सी राहत भी थी कि शायद अब मुझे रोज रोज के तानों, मारपीट और जिल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि आगे क्या होगा ये सोचकर मेरी रूह कांप रही थी। मैं धीरे धीरे उठी, मेरा शरीर अब भी दर्द से टूटा हुआ था, पैरों में जान नहीं थी। फिर भी मैं चुपचाप वहां खड़े लोगों के साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगी। तभी चलते चलते मेरा पैर लड़खड़ा गया, शायद कमजोरी से या फिर उस सदमे से जो अब तक मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था। तभी उस आदमी के नौकर ने जल्दी से मेरा हाथ संभालते हुए कहा, संभल कर चलिए, अब आप हमारे मालिक की पत्नी है। उसके मुंह से ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए ठिठक गई। मैं उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसकी आवाज में पहली बार मेरे लिए एक तरह की इज्जत थी, एक अपमान नहीं तो कम से कम इंसानियत जरूर थी। मुझे ऐसा लगा जैसे इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे धक्का देने के बजाय संभालने की कोशिश की हो। यह एहसास ही मेरे लिए इतना अनजाना था कि मैं खुद समझ ही नहीं पाई कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान थी, उलझन में थी और थोड़ा सा भावुक भी, क्योंकि अब तक मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे इस तरह से इज्जत देकर नहीं पुकारा था। थोड़ी देर बाद हम सब घर के बाहर आ गए। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन मेरे भीतर अब भी घुटन भरी हुई थी। चाची ने दरवाजे के पास खड़े होकर उस आदमी से कहा, ले जाइए इसे और अब इसे यहाँ कभी मत लाना। उनकी आवाज में न अपनापन था, न दुख, न विदाई, बस छुटकारे की ठंडक थी, जैसे उन्होंने कोई मुसीबत अपने सर से उतार दी हो। तभी अंजलि मेरे पास आई और होठ तिरछे करके बोली, देखा तुमने, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब तुम जिंदगी भर इस अंधे आदमी की गुलामी करना और यहाँ कभी पलटकर मत आना। उसके शब्दों में जहर था, लेकिन पता नहीं उस पल मेरे अंदर कहीं से थोड़ा सा साहस आ गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आप जैसे जालिम लोगों के घर आने का कोई शौक नहीं है। आप अपने इस घर में खुश रहिए, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है उसके लिए ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी आवाज कमजोर जरूर थी, मगर उसमें दर्द की आग थी। ये सुनकर अंजलि का चेहरा तमतमा गया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, शायद इसीलिए क्योंकि अब सौदा पूरा हो चुका था और मैं सचमुच उस घर से जा रही थी। फिर मैं मुड़ी और उन लोगों के साथ आगे बढ़ गई। मेरे हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पुराना जीवन पीछे छूट रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ अपमान था, जिल्लत थी, आंसू थे और अंतहीन अंधेरा था। लेकिन जो नया रास्ता मेरे सामने था वो भी किसी उजाले से भरा नहीं था, वो भी अनजाना था, डरावना था और उसमें भी मेरा कोई अपना नहीं था। उस आदमी की बड़ी सी कार बाहर खड़ी थी। जब हम उसके पास पहुंचे तो वो आदमी खुद कार के पास खड़ा हो गया। उसने बहुत शांति से आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला और मेरी तरफ मुड़कर बहुत ही नरम और सम्मान भरी आवाज़ में कहा, आइए बैठिए। उसके ये दो शब्द सुनकर मैं अंदर तक हिल गई, क्योंकि मेरी अब तक की ज़िंदगी में किसी ने भी मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। किसी ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी थी, किसी ने प्यार से मेरा नाम तक नहीं लिया था। और यहाँ ये आदमी जिसने अभी कुछ देर पहले मेरे बदले पैसे दिए थे, वो मुझसे इतनी तहजीब और नरमी से बात कर रहा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मन में डर भी था, संकोच भी था और एक अजीब सी उलझन भी कि जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा भय होना चाहिए वही इस समय सबसे शांत और सभ्य क्यों लग रहा है। मैं धीरे से कार में बैठ गई
और सीट पर बैठते ही मेरी नज़र खिड़की से बाहर चली गई। घर धीरे धीरे मेरी आंखों से दूर होने लगा और मैं सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। इन जालिम लोगों ने मुझे इस अंधे आदमी के साथ बांध दिया। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरी जिंदगी और भी बड़ी सजा बनने वाली है या पहली बार मुझे कहीं थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है। मेरे दिल में डर की पड़ती थी, लेकिन उन्हीं के बीच कहीं बहुत गहराई में एक छोटा सा सवाल भी जन्म ले रहा था कि क्या ये आदमी सचमुच वैसा है जैसा मुझे बताया गया है, या फिर मेरी किस्मत मुझे किसी नए मोड़ की तरफ ले जा रही है। मैं कार की खिड़की से बाहर देखती रही और मेरी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे, क्योंकि पीछे छूटा हुआ घर मेरा कभी अपना नहीं था और सामने आने वाला रास्ता भी पूरी तरह अजनबी था। गाड़ी सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ रही थी और मैं उसके अंदर एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। मेरे सर पर लाल दुपट्टा था और मैं उसी से अपना चेहरा छिपाकर चुपचाप रो रही थी। मेरी आवाज़ बार बार गले में अटक जाती थी, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे दिल में इतना डर भरा हुआ था कि मैं सांस भी संभल कर ले रही थी। मेरे पास बैठा वो अंधा आदमी अब भी बिल्कुल चुप था। उसने अब तक मुझसे एक बात भी नहीं कही थी, न कोई सवाल किया था, न कोई तसल्ली दी थी और ना ही मेरी हालत देखकर कोई हमदर्दी जताई थी। उसकी यह खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन के किसी कोने में बार बार यह एहसास भी उठ रहा था कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहता हो, शायद वो मेरे दर्द को महसूस कर रहा हो, शायद वो मेरे रोने को सुन रहा हो और मुझे थोड़ा समय दे रहा हो। मगर ये सब सिर्फ मेरे मन के अंदाजे थे, क्योंकि असल में गाड़ी के भीतर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसने हल्के से अपना हाथ उठाकर ड्राइवर को इशारा किया और बहुत धीमे मगर ठहरे हुए अंदाज में कहा कि गाड़ी की रफ्तार तेज कर दो। उसके इतना कहते ही गाड़ी ने जैसे और तेज सांस भर ली। वो एक मोड़ पर मुड़ी और हवा को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। मैं सीट को कसकर पकड़कर बैठ गई। मेरे मन में डर और घबराहट दोनों बढ़ते जा रहे थे। मैं बार बार सोच रही थी कि ये मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। वहाँ मेरे साथ क्या होगा कि ये आदमी भी मुझे उसी तरह दुख देगा जैसे अब तक बाकी सब देते आए थे, या फिर मेरी किस्मत में कोई नया इम्तिहान लिखा है। रास्ता लंबा लग रहा था और हर गुजरता हुआ पल मेरे लिए किसी पहाड़ जैसा भारी था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बहुत बड़े आलीशान घर के सामने जाकर रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, मैंने धीरे से आंसू भरी आंखों से बाहर देखा और उस घर को देखकर कुछ पल के लिए मैं सचमुच हैरान रह गई। मेरे सामने एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था, ऊंचा, विशाल और इतना खूबसूरत कि जैसे किसी फिल्म का सीन हो। बड़े बड़े गेट थे, चमकदार फर्श था, बाहर लगी रोशनियां हल्की सी चमक रही थी और पूरे घर में एक रौब था, एक ठहराव था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये किसी बहुत बड़े और अमीर इंसान का घर है। फिर मैंने अपने ही मन में कड़वी सी हंसी के साथ सोचा कि जाहिर सी बात है कि जिस इंसान ने मुझे 50 लाख में खरीदा है, वो कोई छोटा मोटा आदमी तो हो ही नहीं सकता। उसके पास इतनी दौलत होगी ही। और मैं उस वक्त अपने दर्द में डूबी हुई थी। ये महसूस कर रही थी कि मुझे किसी आम घर में नहीं बल्कि एक ऐसे संसार में लाया गया है जहाँ सब कुछ है, बस मेरे लिए सुकून नहीं है। अभी मैं यही सब सोच ही रही थी कि सामने से दो नौकर लगभग भागते हुए आए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पहले वो आदमी बाहर निकला। उसका अंदाज अभी भी उतना ही शांत था, उतना ही सधा हुआ, जैसे उसके अंदर कोई जल्दी न हो। फिर एक नौकरानी मेरी तरफ बढ़ी। उसने बहुत धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतारा। उसके छूने में कठोरता नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी सहम गई थी, क्योंकि अब मैं किसी अनजान जगह पर थी, किसी अनजान दुनिया के बीच खड़ी थी। वो मुझे धीरे धीरे अंदर लेकर गई। मेरे कदम बहुत भारी थे, जैसे हर कदम पर मेरा डर मेरे पैरों से लिपट रहा हो। मैं सर झुकाए उसके साथ चलती रही और फिर उसने मुझे एक बहुत ही बड़े कमरे में जाकर बैठा दिया। जब मैंने पहली बार उस कमरे को ठीक से देखा तो मेरी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। वो कमरा बेहद बड़ा था। चारों तरफ शानदार सजावट थी। दीवारों पर खूबसूरत काम था। मोटे पर्दे लगे थे। चमचमाता फर्श था। एक बड़ा सा पलंग था जिस पर महीन कढ़ाई वाली चादर बिछी हुई थी। कमरे में हल्की से खुशबू फैली हुई थी और हर चीज़ इतने सलीके से रखी गई थी जैसे किसी रानी का कमरा हो। लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में इस सब के लिए कोई खुशी नहीं उठी। मेरे लिए वो सब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उस वक्त मेरा मन टूटा हुआ था, मेरी आत्मा डरी हुई थी और मेरी आंखों के सामने सिर्फ यही सच था कि मुझे मेरी मर्जी के बिना यहाँ लाया गया है। इसलिए वो आलीशान कमरा भी मुझे किसी खूबसूरत जगह की तरह नहीं, बल्कि एक सोने का पिंजरा लग रहा था। बाहर से चमकदार, अंदर से कैद। मैं पलंग के कोने पर बैठ गई
और अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े रही। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती और फिर घबराकर नजरें झुका लेती। मेरे मन में बस एक ही डर घूम रहा था कि पता नहीं अब वो अंधा आदमी मेरे साथ क्या करेगा। क्या वो अभी कमरे में आएगा? क्या वो मुझसे बात करेगा? क्या वो मुझे छुएगा? क्या वो वैसा ही क्रूर निकलेगा जैसा चाची ने कहा था, या शायद उससे भी बदतर? मेरे शरीर पर पहले से पड़े घाव अभी भरे नहीं थे और अब मेरी रूह पर एक नया डर बैठ गया था। मैं इतनी डरी हुई थी कि कमरे की हर आहट मुझे चौंका देती थी। तभी कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा थोड़ा और आगे खींच लिया और सहमकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि अब वही अंधा आदमी अंदर आएगा जिससे मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई गई है। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी, मैं एकदम खड़ी हो गई। वहाँ कोई अंधा आदमी नहीं खड़ा था, बल्कि एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत लंबा चौड़ा सा जवान लड़का खड़ा था। वो देखने में इतना आकर्षक था कि कुछ पल के लिए मैं भूल ही गई कि मैं रो रही थी। उसकी लंबी कद काठी थी, चौड़े कंधे थे, साफ सुथरा व्यक्तित्व था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और ठहराव था। उसके नैन नक्श इतने तीखे और सुंदर थे कि पहली ही नज़र में कोई भी उसे देखकर ठहर जाए। वो बिल्कुल किसी बड़े घर के पढ़े लिखे शालीन नौजवान जैसा लग रहा था। उसके कपड़े भी बहुत सलीकेदार थे और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा असर था, जैसे वो कमरे में आया ही नहीं बल्कि पूरे कमरे की हवा ही बदल गई हो। मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे कि ये कौन है? ये यहाँ क्यों आया है? वो अंधा आदमी कहाँ गया? क्या ये उसका बेटा है, भाई है, या फिर कोई रिश्तेदार? लेकिन फिर उसी पल मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी आशंका भी उठी, क्योंकि उसके चेहरे में मुझे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ, जैसे उसकी खामोशी और उसका अंदाज कहीं न कहीं उसी इस आदमी से जुड़ा हो जिसे मैं अब तक अंधा समझ रही थी। मैं उसे बिना पलक झपकाए देख रही थी और वो भी दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। न गुस्सा, न अहंकार, न हवस, बस जैसे कोई गहरी बात हो, कोई छुपा हुआ राज हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई, क्योंकि जिस अंधे आदमी की तस्वीर मैंने अपने मन में बना ली थी, उसके सामने ये सच्चाई बिल्कुल अलग खड़ी थी। उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी जिंदगी का सच अभी उतना सीधा नहीं है जितना मैं समझ रही थी। शायद जो कुछ मैंने देखा वो पूरी कहानी नहीं थी। शायद इस घर में आने के साथ ही मेरी जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पर्दा उठने के बाद एक नया राज सामने आएगा। और मैं पलंग के उस कोने पर बैठी बस उसी खूबसूरत अनजान लड़के को देखती रह गई। मेरी आंखों में डर भी था और हैरानी भी थी, और कहीं बहुत गहराई में एक छोटा सा सवाल भी कि आखिर ये कौन है और वो अंधा आदमी कहाँ गया। वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गया और बहुत ही शांत और नरम आवाज में मुझसे बोला, डरो मत दिव्या, मेरा नाम विहान है और मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। और सच ये है कि वही आदमी हूँ जो अंधा बनकर तुम्हारी चाची के घर आया था और जिससे तुम्हारी शादी हुई है। उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम चौंक गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि अब तक मैं यही समझ रही थी कि मेरी शादी सच में किसी अंधे आदमी से हुई है। विहान ने मेरी आंखों में डर और सवाल देखे तो वो धीरे से मुस्कुराया और फिर मुझे सारी बात बताने लगा। उसने कहा, जब मेरे माता पिता तुम्हारी चाची के घर अंजलि को देखने के लिए गए थे तो उन्हें अंजलि नहीं बल्कि तुम पसंद आ गई थी, क्योंकि तुम बहुत मासूम और सुंदर लग रही थी। लेकिन तुम्हारी चाची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने मेरे माता पिता की बहुत बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया। जब वो लोग घर लौटे तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सीधी हो और तुम्हारे साथ घर में कैसा व्यवहार होता है। उनकी बात सुनकर मेरे मन में तुम्हें देखने की इच्छा हुई, इसलिए जब तुम एक दिन अपनी चाची के साथ बाजार गई थी तब मैं दूर से तुम्हें देखने गया था। और सच कहूँ तो तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद करने लगा था। मुझे लगा कि तुम बहुत अलग हो, तुम्हारी आंखों में मासूमियत है और तुम्हारे चेहरे पर दर्द भी साफ दिखाई देता है। उसी समय मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारी चाची कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए मुझे ये पूरा नाटक करना पड़ा। मैंने अंधा बनने का नाटक किया ताकि तुम्हारी चाची लालच में आकर तुम्हारी शादी मुझसे कर दे। लेकिन दिव्या, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मैं तुम पर हुक्म चलाऊं या तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करूं या तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखूं। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें उस नरक से निकालना चाहता था जहां तुम इतने सालों से दर्द सह रही थी।
मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ इस घर में अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें वो सब प्यार दूँगा जिसके तुम हकदार हो। तुम अपने पिछले दुख भूल जाओ, अब तुम्हारी ज़िंदगी नई शुरुआत करने वाली है। उसकी ये सारी बातें सुनकर मैं कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठी रही, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। मुझे ऐसा लगा जैसे इतने सालों बाद किसी ने मेरे दर्द को सच में समझा है और मुझे पहली बार किसी ने इंसान की तरह सम्मान दिया। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी सच में बदल गई। विहान ने मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, बल्कि हर समय मेरा साथ दिया। उसने मुझे पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया और मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं भी इस दुनिया में सम्मान के साथ जी सकती हूँ। मैं धीरे धीरे अपने पुराने दर्द भूलने लगी और विहान के साथ उस घर में खुशी से रहने लगी। कुछ समय के बाद मुझे ये भी पता चला कि मेरी चाची के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनका सारा पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया और मेरी चाची अब घर पर ही रहने लगी हैं। उनकी बेटियों के लिए भी अब कहीं से रिश्ते नहीं आते और वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये सब सुनकर मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में किसी के साथ अन्याय करने की सज़ा कभी ना कभी ज़रूर मिलती है और ऊपर वाला हर इंसान को उसके कर्मों का फल देता ही है। लेकिन अब मैं अपने अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि मेरी नई ज़िंदगी विहान के साथ प्यार और सम्मान से भरी हुई थी और मैंने आखिरकार वो सुकून पा लिया था जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।